दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हेल्थ कलश। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप हेल्दी रहते हैं। आपको ऐसे टिप्स बताए जाते हैं जिसे आप अपनाते हैं और आप समझते हैं कैसी आपको डाइट लेनी है, या अगर कोई डिजीज़ आपको हो गई है तो वो कैसे दूर होगी। हमेशा इस कार्यक्रम में कुछ अलग अलग पदवी के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ होते हैं। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर निश्चल गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मोस्ट वेलकम आपका। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल, कोई भी हमारा एक टॉपिक होता है तो यही सवाल उठता है कि ये है क्या, अस्थमा है क्या? देखिए, अस्थमा को जैसे नॉर्मली लोग हिंदी में जानते हैं दमा कहते हैं। अस्थमा बेसिकली एक हमारी श्वास की नली और जो हमारे फेफड़े यानी लंग्स के एक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम अगर मोटी मोटी बात करें तो इसके अंदर एक सूजन आ जाती है। और वो सूजन यूजुअली रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल यानी कि उसको हम वापस पलट सकते हैं। लेकिन कई केसेस जो शुरुआत से ट्रीटमेंट ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, या जिन्होंने बचपन में अस्थमा हो गया था और ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लिया, उनके अंदर ये एक प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है ये क्योरेबल प्रॉब्लम है। मेजर बात यही है कि श्वास की नली के अंदर सूजन आ जाना, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और खांसी और सांस फूलना, छाती में जकड़ना, ये सब दिक्कतें एक मरीज आकर कंप्लेंट करता है। यानी कि ये जो देखते हैं लक्षण इस तरह के होते हैं। जी जी जी। अगर इसके कारण हम देखें तो क्या रहते हैं? देखिए, अस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर कह रहा हूँ मैं, इसको डिजीज नहीं कह रहा हूँ। डिजीज तो हो गया कि वो हमेशा के लिए अपनी जगह पे बैठ गया। ठीक है। डिसऑर्डर हो गया कि अगर उसको हम वापस ऑर्डर में ले आएंगे तो वो एक लेवल में सही हो जाएगा। बिल्कुल पूरी तरीके से वो हील हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर इसका मेन कारण ही है कि एलर्जेंस। और एलर्जेंस आज की डेट में बहुत सारे हैं। सबसे मेन बात तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सबसे मेजर कॉज है, जिसके अंदर आपका स्मोक्स हो गई। और स्मोक्स भी आपकी सिर्फ व्हीकल स्मोक्स नहीं, अपना गाड़ियों का भी स्मोक है, इंडस्ट्रीज की स्मोक है, फैक्ट्रीज की भी स्मोक है, सीवर से उठने वाली भी स्मोक है। हर तरीके की स्मोक इसमें कारण होती है। डेफिनेटली कुछ लोगों को एलर्जी होती है जानवरों से। जानवरों की जो अपनी स्किन होती है, जो खाल होती है, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को कुछ खाने की चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ खाते हैं तो उनको अचानक अस्थमा का अटैक स्टार्ट हो जाता है। या और कुछ स्पेसिफिक लोगों को बहुत छोटी छोटी चीज़, जैसे किसी तरह के कपड़े से, किसी एनवायरमेंट कंडीशन, अगर बेसमेंट में चले गए वहाँ पर उनका अस्थमा अटैक पड़ गया। तो बेसिकली एलर्जेंस हर जगह पर हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो क्लिनिकल केसेस आते हैं वो स्मोक और पोल्यूशन की वजह से ही अस्थमा अटैक्स बढ़े हुए आते हैं, या सीजनल चेंज की वजह से। जैसे अभी आजकल से बारिश का सीजन चल रहा है, तो उसके अंदर ये पेशेंट ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमें अटैक आ रहा है, सांस फूल रही है, कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत बहुत है, जकड़न हो रही है, और देर रात को मुड़ जाते हैं। ये कंप्लेंट से पेशेंट आते हैं यूजुअली। यानी कह सकते हैं इसकी शुरुआत जुकाम, कफ इससे होती है? देखिए, जुकाम तो नहीं, पर हाँ कफ से ज़रूर शुरुआत होती है। अच्छा। जुकाम तो बहुत एक छोटी चीज़ है कि भाई वो अपर रेस्पिरेटरी नाक में हुआ, लेकिन इतनी जल्दी जुकाम का दमे बदलना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कफ अगर एक बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है तो हाँ ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये दमा तो नहीं हो गया। यदि साथ में पेशेंट कह रहा है कि उसके सांस फूलती है और एक के बाद एक अटैक खांसी के आते रहते हैं, वो खांसते खांसते उठ जाता है, सो रहा है, सोते होते अचानक उठ गया कि भी बहुत खांसी आ रही है, मेरे से सांस ही नहीं लिया जा रहा, बस बाहर निकलो, कुछ करो, मेरे सामने सांस नहीं आ रहा, तब ज़रूर हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये नॉर्मल खांसी तो नहीं है, नॉर्मल खांसी है, या फिर ये दमे की तरफ बढ़ रही है। यानी कि इसको एक सही स्टेज पे एक टेस्ट होना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। इसका टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन टाइम पे होना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि टाइम पे हो जाए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। अगर हम उसको शुरुआत में सही टाइम पे इसका डायग्नोसिस बन जाता है तो हम पेशेंट को वापस उसकी नॉर्मल हेल्दी स्टेट में ला सकते हैं। अगर एक सही स्टेज पे पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल। अगर इनिशियल स्टेज में इसका डायग्नोसिस बन जाता है तो हम पेशेंट को वापस उसकी नॉर्मल स्टेट पे बहुत जल्दी ला सकते हैं। एक पेशेंट कैसे समझे कि मुझे इस वक्त डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, यूजुअली जो अस्थमा का पेशेंट आता है वो मेन 3-4 कंप्लेंट्स लेकर के आता है। पहली बात तो आएगा कि जी खांसी बहुत उठती है, और खांसी भी करेक्टरिस्टिक होगी, या तो अर्ली मॉर्निंग उठेगी या लेट एट नाइट। यूजुअली ऐसा नहीं है कि दिन में दमे के पेशेंट को, दिन में अस्थमा के पेशेंट को खांसी नहीं होती है, और यूजुअली इन 2 टाइम्स में ज़्यादा दिक्कत उनको महसूस होती है, क्योंकि इस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल, हाँ सुबह और शाम, क्योंकि इस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, वो इस टाइम पे कम हो जाती है। ओके। और क्योंकि नली में सूजन है, ठीक है, तो
सांस प्रॉपर्ली जो सांस आ रही है वो उसका ऑक्सीजन कंटेंट कम है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम, तो वो उस इन 2 टाइम से यूजुअली पेशेंट ज़्यादा कंप्लेन करता है। और फिर मेजर बात है वो कहीं से भीड़ वाली जगह में चला गया या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक है, गाड़ियाँ बैठा हुआ है और ट्रैफिक जाम फंसा हुआ है और एसी भी नहीं चल रहा है और चारों तरफ धुआं है, पेशेंट को ये एक छोटे-छोटे एक फैक्टर्स हैं जो कि उसकी कंप्लेंट को बढ़ा देते हैं। ओके, जैसे आपने कहा रात में और जैसे रात में और सुबह में है, तो क्या उस टाइम थोड़ा ठंडा मौसम भी होता है, वो भी क्या कुछ कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, देखिए बारिश का मौसम और ठंड इन 2 मौसम में जो स्प्रिंग वेदर होता है हमारा और कोल्ड वेदर, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। कोल्ड तो इसलिए क्योंकि कोल्ड के अंदर देखिए कोल्ड के अंदर मेजर बात यही है कि आपका ऑक्सीजन लेवल वैसे ही थोड़ा कम होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर का वो कम हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात आपका स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि स्प्रिंग में पतझड़ का टाइम है, 10 तरह के एलर्जेंस एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स हो गए आपके या आपके सूखे पत्ते से किसी को एलर्जी हो रही है, उस टाइम पे स्मोक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस टाइम पे इन 2 वेदर कंडीशन में पेशेंट ज़रूर दिक्कत करता है कि हाँ हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि सुबह और शाम के समय, जैसे आपने बोला कि ऑक्सीजन की कमी है, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ठंडक भी रहती है, क्या वो भी हो सकता है फैक्टर? हाँ, ठंड के अंदर भी पेशेंट को दिक्कत महसूस होती है। ठंड में और स्प्रिंग वेदर दोनों में पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। ठंड के अंदर तो एक सीधी बात है कि भाई पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है वो कम होता है, तो उस वजह से दिक्कत पेशेंट को मिल जाता है। स्प्रिंग वेदर के अंदर क्या होता है कि उस टाइम पे क्योंकि पतझड़ का समय है, पतझड़ के समय पे आपका पेड़ पौधे सबसे जो जिससे पत्ते झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, नई ग्रोथ हो रही है, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स हो गए, हवा बहुत चलती है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर के अंदर देखिए एक एलर्जी वाला एटमॉस्फेयर पूरा बन जाता है। देयर आर नंबर ऑफ एलर्जेंस उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, इसीलिए उनको मास्क, इसलिए उस टाइम पे पेशेंट उस टाइम में मास्क वाला घूमते हैं, कहते हैं भाई आप अपने साथ जेब में पफ रखिए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप पफ ले लीजिए, तो कहते हैं उस टाइम पे पेशेंट। पफ की आपने बात की है कि एलोपैथिक एक ट्रीटमेंट है ये पफ लेना, लेकिन कहते हैं कि जब भी कोई बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, तो इंसान एक क्रॉनिक स्टेज पे आता है तो डॉक्टर के पास जाता है। अब ये पफ लेना एक क्रॉनिक स्टेज है या स्टार्टिंग एक स्टेज में देते हैं? देखिए, अगर हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसके अंदर शुरुआत में ही पफ दे दिया जाता है पेशेंट को, कि जैसे ही आपको अटैक पड़े, आपको सांस आपका घुटना चालू हो जाए, आपको छाती में जकड़न हो रही हो, आप उस टाइम पे अपना मुंह खोलिए, पफ ले लीजिए, ताकि ऑक्सीजन जो एक सडन पफ बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन आपको एक ज़्यादा प्रेशर से आपको प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एक प्योर फॉर्म ऑफ एयर अंदर आती है, तो जो आपकी कंस्ट्रिक्शन है, जो आपका सिकुड़न हो रखी है सूजन की वजह से, उस सिकुड़न अचानक से खुल जाती है, अचानक से खुलेगी, हवा आएगी तो पेशेंट को डेफिनेटली आराम मिलता है। और लेकिन पर दिक्कत ये होती है कि पेशेंट उसकी आदत बना लेता है। यहीं पे हम होम्योपैथी में कहते हैं कि आदत हर दवाई की, हर ट्रीटमेंट की बुरी है। बिल्कुल। इलाज वो हो जो कुछ टाइम बाद उस चीज को बिल्कुल ठीक कर सके। बिल्कुल। पफ लेना ठीक करना नहीं है, पफ करना एक इलाज है, लेकिन पूर्णतः हर तरीके से ठीक करना हमें नहीं लगता कि हम जिंदगी भर पफ लेते हैं हम ठीक रहें, क्योंकि जिंदगी भर कोई ट्रीटमेंट लेना है तो वो ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल, वो क्योर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक चला रहा है कि हाँ भाई दिक्कत होगी, आपने ले लिया, आपने बेटर फील कर लिया। वो कुछ देर के लिए ही होता है, एक रिलीफ जो है थोड़ी देर के लिए है। डेफिनेटली थोड़ी देर आपको पूरा रिलीफ मिलेगा, आपको पूरा रिलीफ मिलेगा। जो आपकी दिक्कत हो रही है आप बिल्कुल बेटर हो जाएंगे और पेशेंट फील करेगा भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, पेशेंट को वो उस टाइम पर सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ होता है। जो हम कहें कि पूरा इलाज मिलना चाहिए, जो वो नहीं मिल पाता उस टाइम। लेकिन हाँ, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स रुक जाते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, उस टाइम पे पेशेंट को आराम मिल जाता है, पेशेंट कहता है कि भाई मैं ठीक हूँ, पफ मेरे लिए सबसे बढ़िया दवाई है। बिल्कुल, होम्योपैथी के आप डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उसके माध्यम से भी समझेंगे कि कैसे बीमारी दूर हो। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये करूँगी कि एज फैक्टर अगर हम माने कि आप बच्चों को या बड़ों को या फिर मेल फीमेल अलग अलग फैक्टर रहता है, या फिर ऐसा है कि सिर्फ बच्चों को ही होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं। देखिए, अस्थमा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। पहली बात तो कई बार तो बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा हेरिडिटरी रहता है, बच्चा 1-1.5 साल का हुआ और उसको छोटी छोटी एलर्जी बहुत जल्दी कफ होने लगता है, जल्दी निमोनिया हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो एक टेंडेंसी बन जाती है कि उसको अस्थमा हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को भी था। ये कुछ केसेस में वहाँ भी देखेगा जहाँ पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी एलर्जी यानी छाती से संबंधित रोगों की एलर्जी चल रही है या स्किन की एलर्जी भी चल रही है, उनको भी बहुत जल्दी उनके बच्चों को अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों की डाइट प्रॉपर नहीं है, जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, अपना विनेगर वाली चीज़ें, जिसे हम चाइनीज़ फूड हम एग्जांपल लें, उन लोगों को दिक्कत ज़्यादा महसूस होती है।
फास्ट फूड यानी कि फास्ट फूड हर तरह से avoid खराब है, हर बीमारी के लिए फास्ट फूड खराब है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही है कि हर बीमारी के लिए या वैसे भी नॉर्मल एक वे में देखा जाए, नॉर्मल हमारी लाइफ के लिए देखा जाए तो फास्ट फूड वैसे भी हमको अवॉइड करने चाहिए। और जैसे बताया कि जो भी आपको मेडिसिन दी जाती हैं उसकी आपको आदत नहीं होनी चाहिए। आपके लिए जो भी मेडिसिन हो ऐसी हो कि आप हैबिचुअल भी ना हो और आपका जो बीमारी है वो भी दूर वो हो भी सके। डेफिनेटली दूर हो जाए, क्योंकि देखिए कोई भी दवाई लंबे समय तक लेना वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की बात करें, वो ठीक नहीं है। अगर बॉडी की उसकी आदत बन जाती है तो वो ठीक नहीं है। इलाज वही है जो सही टाइम पे पकड़ा जाए और उससे जितनी जल्दी हो सके पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर हम स्मोक की बात करें, बहुत से लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्या ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है? देखिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों चीज़ें किसी भी बीमारी के लिए ठीक नहीं है। राइट। और अस्थमा के लिए तो ये दोनों चीज़ें जानलेवा हैं। स्मोक क्योंकि टोबैको स्मोक होती है तो उसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत ज़्यादा होती है। और रही बात अल्कोहल की, तो अल्कोहल का भी इफेक्ट कहीं से अगर कोई ये कह दे कि भाई कोई भी साइंटिफिक स्टडी ये कहती हो कि अल्कोहल किसी भी बीमारी में अच्छा काम करता है तो शायद वो गलत है। बिल्कुल, यानी कि हम इनडायरेक्ट वे में ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक साइड इफ़ेक्ट ही उसका देखा जाता है। और किसी भी डिजीज़ के लिए ही क्यों ना, वैसे भी अगर आप देखते हैं तो ये भी आपके लिए खतरनाक साबित होती है। शायद इसीलिए हर जगह बोर्ड्स भी लगे होते हैं कि स्मोक जो है नहीं करना चाहिए। और आप भी जब हमेशा ड्राइविंग भी करते हैं तब भी इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और भी बहुत सी जानकारी लेंगे कैसे अस्थमा को हम दूर कर सकते हैं और होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है, सब जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।